नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कोरोना के इस घड़ी में आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके परिवार स्वस्थ होंगे और आप जहां पर भी होंगे वहां पर कोरोना के गाइडलाइनों का पालन कर रहे होंगे। कई ज़िलों में स्कूल बंद हैं, लिहाजा आप सभी अपने घरों पर होंगे, परिवार के साथ होंगे, सुरक्षित होंगे। कुछ ज़िलों में स्कूल बंद नहीं है, लिहाजा कई सारे शिक्षक अपने स्कूल में बच्चों के साथ होंगे। लेकिन जहाँ पर भी होंगे कोरोना के गाइडलाइनों का पालन कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन कर रहे होंगे। राजधानी रायपुर में मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, शीतलहरी चल रही है, कोरोना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस विपरीत हालात में हम सब यही दुआ करेंगे कि सारे लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार के लोग सुरक्षित रहें, ये दुआ भी है हमारी। आज इस विपरीत हालात में लाइव आने के पीछे का एक मकसद बिल्कुल साफ है कि 2 दिन पहले आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे। वो सवाल आपके ही थे कि खास करके जो प्रमोशन से जुड़े हुए सवाल थे, जिससे लेकर आपके मन में काफ़ी सारी शंकाएं थी, जिसका कहीं जवाब नहीं मिल रहा था। हमने 3 प्लेटफॉर्म दिए थे आपको। एक newskuttocut@gmail.com, उसमें आप अपने सवाल पूछिए। दूसरा हमने न्यूज़ कट टू कट का कम्युनिटी मैसेजिंग के जरिए सवाल मांगे थे और इनबॉक्स करने के लिए आपके सवाल आपने हमें भेजे काफ़ी सारे। और एक गूगल फॉर्म के जरिए जो सोशल मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए आप तक पहुँचे। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि करीब 1600 के आसपास हमारे पास सवाल आए थे और सवाल लगभग कॉमन थे। सवाल प्रमोशन के कितने पद, वेतन कितना बढ़ेगा, विषयवार प्रमोशन होगा या नहीं होगा, प्रमोशन कैसे होगा, कुछ ऐसे ही थे सवाल। और कई सवाल तो बिल्कुल हूबहू थे, कॉपी। तो हमारी कोशिश ये थी कि इस पूरे सवाल का जवाब कोई विभाग का अधिकारी दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने कोशिश भी की कुछ अधिकारियों से बात करने की, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। तो हमने विषय विशेषज्ञों को ढूंढा जो इस मामले की जानकारी रखते हैं, जो ऐसे विभागीय कार्रवाई या विभागीय निर्देश को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। और हम पहुँचे विवेक दुबे के पास। हालांकि विवेक दुबे के काफ़ी सारे खबरों को और आप वीडियोस को हमारे यूट्यूब पर देखते रहे होंगे। तो हमने उनसे संपर्क किया। उनका भी काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन बावजूद चूंकि सहायक शिक्षकों से जुड़ा हुआ सवाल था और मेरा अनुरोध था कि उनके सवालों का वो जवाब दें, तो वो काफ़ी वक्त निकाल कर उन तमाम सवालों का उन्होंने संकलन किया और कुछ अच्छे सवाल जो थे उसको ढूंढा। और कुछ जो कॉमन सवाल थे, जो एक ही सवाल तकरीबन 100 से 200 लोगों के लगभग एक एक सवाल जो थे वो कॉमन मैच कर रहे थे, तो उन सवालों को हम लोगों ने एक सवाल में कॉम्बाइन करके जवाब ढूंढने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे जो हमने ढूंढ कर लाने की कोशिश की है। उन्होंने भी काफ़ी मशक्क़त की है, तो आप लोग जब चैनल देखेंगे तो आप उनका भी धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। काफ़ी सारे सवाल ऐसे थे जिसमें उनको होमवर्क करना पड़ा, तो उन सवालों का जवाब उन्होंने ढूंढा है। और तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और सीधे हम सवालों की बात करेंगे, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हालांकि हमने ये कोशिश की थी कि आउटडोर में शूट करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ठंड है, बहुत सर्द हवाएं चल रही है। तो जल्दी जल्दी हम आपके सवाल लेंगे और फिर फटाफट विवेक दुबे जी को जोड़ेंगे और उनसे हम जवाब देंगे। तो विवेक दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त निकाला और जवाब देने की कोशिश की। मेहनत काफ़ी ज़्यादा की है, तो इसके लिए हम शुक्रिया कहेंगे आपको। सवाल की शुरुआत एक बहुत कॉमन सा सवाल था जो तकरीबन 100-150 लोगों के सवाल थे कि प्रमोशन के कुल कितने पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्तियां होगी, जिन पर प्रमोशन के बाद नियुक्तियां होगी। तो आप सबसे पहले शुरुआत उसी सवाल से करिए, क्योंकि ये लोगों के जहन में एक कॉमन सा सवाल है। तो आप उसका पहले शुरुआत करें, उसके बाद फिर हम बारी बारी से और सवाल को लेते रहेंगे। देखिए, जो आंकड़े हैं जिस पर अभी फिलहाल पदोन्नति होना है, जो विभाग से आंकड़े मिल रहे हैं और जो विधानसभा में पूछे गए थे वो लगभग बराबर के स्थिति में है। और जो मोटा मोटा आंकड़ा है वो 22,500 है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के, जिन पर पदोन्नति होनी है।
उसी प्रकार शिक्षक के 3500 पोस्ट हैं और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के 2500 पोस्ट है, जिस पर पदोन्नति होनी है। इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि कुछ पद रिक्त भी हुए हैं, लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा जो यही है और ये 28 से 30 हजार के बीच रहेगा जिस पर पदोन्नति हो। एक और सवाल है कि जो प्रधान पाठक हैं प्राथमिक शाला, जो पदोन्नति के बाद की बात हम कर रहे हैं, तो इनका प्रमोशन कौन करेगा? ये तकरीबन 30 से 40 लोगों ने ये सवाल पूछे थे कि उनका जो प्रमोशन होगा वो किसकी तरफ से होगा, किस दफ्तर की तरफ से होगा, जेडी के तरफ से होगा या फिर डीओ की तरफ से होगा? तो ये बहुत कॉमन सा सवाल है, लेकिन जवाब आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो सवाल है कि प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति जो है वो कौन करेगा, तो प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति जो है संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये पद जो है संभाग स्तरीय पद है। हाँ, हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि पहले तो ये करता था जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तो उस समय संयुक्त संचालक कार्यालय अस्तित्व में नहीं था, इसलिए ऐसा था। अभी आप जब देखेंगे, आप बिलासपुर के उठा के देख लीजिए, जो समय सारणी दी गई है उसके लास्ट कॉलम में दिया गया है कि आदेश जारी करना, प्रधान पाठक और शिक्षक के आदेश जारी करना, और बगल में लिखा हुआ है संयुक्त संचालक कार्यालय बिलासपुर द्वारा। तो उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि दोनों पदों की जो नियुक्ति है वो संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा की जाएगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगा कि क्या 2019 वालों को जो कुछ दिन पहले चूक गए थे कुछ दिनों से अपने संविलियन के लिए, उनको क्या ये 3 साल का लाभ मिलेगा क्या? और अगर नहीं मिलता है, खुदा न खास्ता कई सारे सहायक शिक्षकों को अगर नहीं मिलता है, तो क्या अगर वो कोर्ट जाते हैं तो क्या वहाँ उनको कोई लाभ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? देखिए, जो प्रमोशन के लिए जो शिथिलता दी गई है वो 8 वर्ष या 10 वर्ष को देखकर नहीं दी गई है, वो दी गई है इस बात को लेकर कि स्कूल शिक्षा विभाग में आपकी सेवा कितने वर्ष है। पहले ये सेवा 5 वर्ष होनी चाहिए थी, अब उसको शिथिल करके कुछ पदों के लिए, इसमें प्राचार्य पद शामिल नहीं है, केवल जो प्रधान पाठक पद है या फिर शिक्षक पद है या व्याख्याता पद है उसके लिए 3 साल किया गया है। तो स्कूल शिक्षा विभाग में 3 साल होना चाहिए, तो 3 साल उन्हीं का पूर्ण हो पा रहा है जिनका संविलियन जो है 2018 की स्थिति में हुआ है, 1 जुलाई 2018। तो केवल वही लोग अभी प्रमोशन के लिए पात्र हैं और केवल उन्हीं का होगा। रही बात बाकी लोगों की कोर्ट जाने की, तो कोर्ट जाने पर भी इसमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि सरकार जब कोई गाइडलाइन निर्धारित करती, संविलियन भी एक सरकार का फैसला था, नीतिगत फैसला था, और वैसे ही प्रमोशन भी नीतिगत फैसला है, तो कहीं ना कहीं पर रेखा खींचती और जो प्रभावित हो जाते हैं वो हो जाते हैं। तो न्यायालय से इस पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो कुछ दिन के लिए चूके थे वो भी कुछ लोग न्यायालय गए थे उस समय, तत्कालीन समय में, तो उस समय भी लाभ नहीं मिल पाया था। सरकार का संविलियन के लिए पैसा जो हमको मतलब वो देना है, एडवांटेज देना था, वो एक नीतिगत निर्णय था, उसका कोई प्रारूप पहले से बना नहीं था। एक आंदोलन हुआ, दबाव में सरकार ने वो निर्णय लिया था, तो उस निर्णय में तय कर दिया गया था 8 साल, उसका भी कोई आधार नहीं था, बेसलेस एक बनाया गया था सरकार ने, जिसको नई सरकार ने आकर 2 साल कर दिया, फिर 2 साल में संविलियन हुआ, तो उसका कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। और 2018 वालों का ही अभी फिलहाल संविलियन होगा और उस प्रमोशन होगा, और उसमें भी सबका नंबर नहीं लग पाएगा, क्योंकि जितने पद हैं उसके तुलना में लोग ज्यादा है प्रमोशन पाने वाले, तो उनका भी नंबर सबका नहीं लगना है। अच्छा, ये प्रमोशन में आरक्षण को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल आए थे। करीब 15-20 सवाल तो मैंने भेजे थे आपको। तो प्रमोशन में क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा? सत्येंद्र जी, जो वर्तमान में पदोन्नति हो रही है उसमें आरक्षण व्यवस्था जो है वो लागू नहीं है, और सभी पदों को अनारक्षित पद मानते हुए प्रमोशन दिया जाएगा, ये एकदम क्लियर है, और इसी के आधार पर अभी प्रमोशन होना है। एक सवाल पे काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज नज़र आए विवेक सर, वो था सवाल स्नातक की डिग्री को लेकर कि मेरा स्नातक नहीं है तो क्या मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो इस पर जो शंकाएं हैं उसे आप जरूर दूर करें। देखिए सत्येंद्र जी, अगर प्रमोशन के लिए जो योग्यता चाहिए उसकी बात करें, तो जो राजपत्र है 5 मार्च 2019 को जो छत्तीसगढ़ सरकार ने राजपत्र प्रकाशित किया था शिक्षा विभाग के लिए, वो साफ कहता है कि यदि प्रधान पाठक प्राथमिक शाला किसी को बनना है तो वो उसको सहायक शिक्षक होना चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए। स्नातक शब्द का यहाँ पर जिक्र नहीं है। यदि वो प्रशिक्षित है
यानी उसने यदि डीएलएड किया है ना, या डीएड किया है, तो उस स्थिति में उसका जो है प्रमोशन हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम बात कर लें कि प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए, तो उसके लिए शिक्षक या फिर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का होना चाहिए, जो कि प्रशिक्षित भी होना चाहिए और स्नातक भी होना चाहिए। यानी मिडिल स्कूल के एचएम के लिए उसका प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है और स्नातक होना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है और इसी के आधार पर प्रमोशन जो है वो होगा। अगर हम शिक्षक की बात कर लें तो सहायक शिक्षक को यदि शिक्षक बनना है तो उसको भी प्रशिक्षित होना पड़ेगा और स्नातक होना पड़ेगा, दोनों अनिवार्य है उसके लिए। लेकिन प्रधान पाठक एक ऐसा पद है जहां पर यदि वो स्नातक नहीं भी है और प्रशिक्षित है तो उसके आधार पर उसका प्रमोशन हो जाए। एक सवाल जो था काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमन सवाल तो है, लेकिन हमें लगा कि इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग चिंतित भी हैं कि जो शिक्षक की व्याख्याता में प्रमोशन होगा, उनका क्या विषयवार ही प्रमोशन होगा या फिर विषय की बाध्यता नहीं होगी प्रमोशन में? बिल्कुल, प्रमोशन के लिए विषय की बाध्यता होगी। शिक्षक का जैसे पद है या व्याख्याता का पद है तो उसके लिए विषयवार ही प्रमोशन होता है और जो सेटअप बना होगा उसी के हिसाब से कि कला के कितने हैं और जो विज्ञान संकाय हैं उसके कितने हैं, या व्याख्याता में विषयवार ले लीजिए आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसके हिसाब से ही होगा। तो विषय की बाध्यता रहेगी और ये देख कर कि किसका किस विषय पे स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से उसको प्रमोशन दिया जाए। जो स्थानांतरण से आए हैं या स्थानांतरण वाले जो शिक्षक हैं, उनकी वरिष्ठता समाप्त होने को लेकर कोई नियम है क्या? और हाईकोर्ट का जो इस पर फैसला है, इस पर फैसला क्या है कि अगर कोई इस अपनी सीनियरिटी को लेकर चैलेंज करता है या कोर्ट में जाता है, तो फिर क्या कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिलेगी? क्या कुछ कोर्ट जाने का उन्हें फ़ायदा मिलेगा या फिर? देखिए, इसमें कंफ्यूजन क्यों है? स्थानांतरण पर वरिष्ठता के मामले को लेकर जो संविलियन निर्देश 5 जारी हुआ है उसके बिंदु क्रमांक 9 पे यह लिखा हुआ है कि स्थानांतरित हुए कर्मचारी उस जगह पर जहां पर वो नया पदभार ग्रहण किया वहां पे कनिष्ठ माने जाएंगे। इसको लेकर अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2012 के स्थानांतरण नीति में भी इस बात का जिक्र था कि यदि आप सहायक शिक्षक हैं और आपका जनपद पंचायत परिवर्तित होता है, या फिर यदि आप शिक्षक और व्याख्याता और आपका जिला पंचायत परिवर्तित होता है, क्योंकि उसके नियोक्ता वही थे, तो आप जिस जगह पे स्थानांतरित होकर जा रहे हैं वहां पर कनिष्ठ माने जाएंगे। यानी उस तारीख को, जिस तारीख को आपने स्थानांतरण लिया है, उस तारीख को आपको वहां से सीनियरिटी मिलनी चालू होगी वहां के लिए। अब 2012 के पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, तो जिनका स्थानांतरण 2012 के पहले हुआ है वो बिल्कुल इस नियम को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन 2012 के बाद जिसका स्थानांतरण हुआ है उसको इस नियम को मानना पड़ेगा और उसको स्थानांतरण के चलते सीनियरिटी का लॉस उठाना पड़ेगा। मैं खुद उसमें शामिल हूं, 2013 की मेरी नियुक्ति थी और मेरा ट्रांसफर 2020 में हुआ है, तो मुझे भी नुकसान हुआ है। अब रही बात न्यायालय की, तो न्यायालय का केस स्थानांतरण पर वरिष्ठता को लेकर नहीं था, स्थानांतरण के बाद सेवा की गणना को लेकर था। रीता सिंह का जो मामला है या अन्य जो मामले हैं उसमें यह हुआ था कि वो प्रमोशन के लिए 7 साल पूरे कर चुके थे, लेकिन दूसरे जिले में, जो पूर्व जिले में उनकी सेवा थी, उसको काउंट नहीं किया जा रहा था, उसको शून्य किया जा रहा था। तो उसमें कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सेवा की गणना आप कीजिए, भले ही उसको वरिष्ठता में शून्य रखिए। कोर्ट के निर्णय में भी ये शामिल है। WA/475/2015 आदेश क्रमांक है, उसको खोलकर देखा जा सकता है। तो इसमें एकदम स्पष्ट है नियम कि 2012 के बाद जिनका ट्रांसफर हुआ है वो प्रभावित होंगे और 2012 के पहले वाले दावा आपत्ति कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ये नियम नहीं बना था। अच्छा, ये एक डबल स्नातक वाला का मामला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है। कई सारे लोगों ने सवाल पूछे इसे लेकर हमें। कुछ लोगों ने फ़ोन के जरिए भी हमें ये सवाल पूछा था कि डबल स्नातक का जो मसला है, तो क्या ये नियम विरुद्ध है? अगर कोई शिक्षक डबल स्नातक करता है तो क्या ये नियम के खिलाफ है क्या? और क्या इसके आधार पर उनका प्रमोशन रोका जा सकता है क्या, या उन्हें प्रमोशन से वंचित किया जा सकता है क्या? देखिए, जहां तक मेरी समझ और मेरी जानकारी है, डबल स्नातक मामले में कोई भी शिक्षक नहीं फंसेगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो कोर्ट से जीत जाएगा, क्योंकि यूजीसी का इस संबंध में कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार स्नातक नहीं कर सकता। जो गाइडलाइन आया था वो एक साथ सिमुल्टेनियसली
यदि एक व्यक्ति 2 यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स करता है स्नातक की डिग्री, तो था उसमें भी यूजीसी ने एक रिलैक्सेशन दिया है कि आप एक जगह डिस्टेंस से और एक जगह रेगुलर कर सकते हैं। तो ये था। यहां पर जो शिक्षकों का मामला आ रहा है वो ये नहीं है। शिक्षकों का मामला ये है कि 2002 से जैसे 2005 तक किसी ने बीए कर लिया, फिर उसे लगा कि बीए में मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो उसने 2007 से 2010 तक बीएससी कर लिया और दोनों को सेवा पुस्तिका को इंद्राज कराने के लिए दे दिया। तो उसको लेकर कहीं कोई फंसेगा नहीं। उसका रास्ता एक ये भी है कि वो चाहे तो पुरानी वाली डिग्री को सरेंडर कर सकता है, लेकिन उसके आधार पर उसका प्रमोशन नहीं रोका जा सकता। ऐसे भी जो ये सब होते हैं वो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, किसी का भी अपने डिग्री को बढ़ाना मौलिक अधिकार है। तो यदि मान लीजिए विभाग के द्वारा कोई अड़चन पैदा भी कर दी जाती है, नहीं की जाएगी आमतौर पे, लेकिन कर भी दी जाती है, तो वो न्यायालय से जीत जाएगा। तो इसके लिए एकदम मैं स्पष्ट हूं कि डबल स्नातक को लेकर मामला नहीं फंसेगा और कोई भी शिक्षक जो है वो डबल स्नातक को लेकर कम से कम नहीं गिरेगा। अगला सवाल जो था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के कंसर्न का है, वेतन का मुद्दा है। कई सारे लोगों ने हमें ये सवाल भेजा था और हमें लगता है कि सेकंड हाईएस्ट ये सवाल था कि क्या प्रमोशन के बाद अलग अलग बैच के जो शिक्षक हैं उनका वेतन एक हो जाएगा, और जो सहायक शिक्षक के पद पर और अधिक वेतन पा रहे हैं उनका क्या होगा, उन्हें क्या वेटेज का लाभ मिलेगा क्या? हाँ जी हाँ, इसमें ऐसा होगा कि अलग अलग बैच के जो शिक्षक हैं उनको पदोन्नति के बाद सबको एक ही वेतनमान मिलेगा। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए कोई सहायक शिक्षक अभी 25,300 के उस पे है बेसिक वेतनमान पर, कोई 26,100 पे है और कोई 26,900 पे है। 3 अलग अलग शिक्षक है, तीनों का मूल वेतन अभी अलग है, लेकिन पदोन्नति जब पाएंगे शिक्षक पद पर तो उनका जो मूल वेतन है वो 35,400 हो जाएगा और उस 35,400 के हिसाब से उनको डीए और एचआरए मिलेगा। तो ये अंतर आता है। हाँ, ये जरूर होता है कि किसी को कम लाभ, किसी को ज्यादा लाभ, ऐसा दिखता है, लेकिन नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। और तीनों जो इसके नीचे वाले वेतनमान में है, सहायक शिक्षक के वेतनमान पे जो है और शिक्षक से जो ऊपर नहीं निकले हैं उनका जाकर वहां पर समान हो जाएगा। अब रही बात जो ज्यादा वेतन पा रहे हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो इंक्रीमेंट पा पाकर 35,400 से ऊपर भी निकल गए हैं, तो उनका क्या होगा कि उनका वही जो बेसिक वेतनमान है वो रहेगा। जो ज्यादा पहुंच चुका है तो उनका ज्यादा ही रहेगा और उनका डीए और एचआरए जो रहता है, जैसे एचआरए है तो वो उस पद के पूर्व वेतनमान के आधार पर बनता है, तो उसके आधार पर उसका फिक्सेशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जैसे मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे कैसे वेतन बनेगा, निर्धारण होगा। तो लाभ जो है किसी को कम किसी को ज्यादा हो जाएगा, नुकसान किसी को नहीं होना है ये भी तय है। और साथ ही जो है सभी जो अलग अलग बैच के हैं वो एक साथ एक पद पर पहुंचेंगे, वरिष्ठता बनी रहेगी। जो वरिष्ठ है अभी भी सीनियरिटी क्रम में वो वरिष्ठ रहेगा, तो फ्यूचर के प्रमोशन में भी उसको वरिष्ठता का लाभ मिल जाएगा। वेतन की बात चली है तो वेतन के मुद्दे पर एक सवाल जो था कि आखिरकार वेतन की गणना कैसे होगी, और अगर विवेक जी आपने अगर कोई अपना वेतन का जो अभी जो सवाल है कॉमन जो व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा है, अगर कोई आपने कोई वेतन चार्ट बनाया है तो वो ज़रूर अपने हमारे उन साथी शिक्षकों को बताइए, और कि प्रमोशन के बाद कितना उन्हें फ़ायदा मिलेगा, उनका वेतन कितना बढ़ेगा और प्रमोशन के बाद उन्हें किस तरह का वेतन संबंधी फ़ायदा होगा। तो इसे अगर कोई चार्ट के जरिए अगर तैयार किया है तो ज़रूर अपने साथी शिक्षकों के लिए हम अनुरोध करेंगे कि उन्हें आप बताएं, और ताकि उनका वेतन के रिगार्डिंग जो सवाल है वो ज़रूर खत्म हो जाए। जी हाँ सत्यन जी, हमने एक चार्ट बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर शिक्षक या प्रधान पाठक के पद पर पहुंचता है तो उसका वेतनमान कैसे होगा गणना। तो वो किसी भी बेसिक वेतनमान पर रहे नीचे के, और जैसे वो गया शिक्षक के पद पर तो उस स्थिति में क्या होगा कि शिक्षक पद का जो मूल वेतन है वो 35,400 होता है और इसका 70% जो है मूल वेतन का डीए मिलता है। तो 35,400 का 70% आप लेंगे तो 6,018 रुपए होता है, वो हो गया। तो टोटल कितने हो गए 35,400 प्लस 6,018, 41,418 रुपए ये इसका वेतन हो गया। इसमें अभी और भी जुड़ेंगे। इसके अलावा क्या है, कटौती होगी 10%। सीपीएफ जो कटौती होती है 10% मूल वेतन और डीए का कटता है, तो इस राशि में आप कटौती निकाल लीजिए सीपीएफ का। तो 41,418 रुपए का 10% आप काटेंगे तो 4,142 रुपए जो है वो कटौती हो जाएगी। तो अब ये आ गया 37,276 रुपए। अब इसमें जीआईएस भी माइनस होगा, तो 350 रुपए जीआईएस है शिक्षक पद का, तो वो माइनस होने के बाद बचता है 36,962 रुपए।
अब जो ये कटौती होने के बाद ये जो राशि आई, उस राशि में अब जुड़ेगा चिकित्सा भत्ता 200 रुपए, गतिरोध भत्ता 600 रुपए और गृह भाड़ा छठवें सिक्स्थ जो था पे स्केल उसका जुड़ता है। तो इस पद का जो सिक्स्थ पे स्केल था वो 9300 प्लस 4200 था, 4200 ग्रेड पे। तो उसका जो सिक्स्थ लेंगे आप 7%, तो वो होता है 13,500, है ना। और इसका हम 7% निकालेंगे तो वो होगा 945 रुपए। तो यानी जो कटौती के बाद वेतन था 36,962 रुपए, उसमें 200 रुपए जुड़ जाएगा, गतिरोध भत्ता का 600 रुपए जुड़ जाएगा और गृह भाड़ा भत्ता जो है वो 945 रुपए जुड़ जाएगा। तो टोटल वेतन जो शिक्षक बनेंगे उनको 29,707 रुपए मिलना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है क्योंकि कई जगह ट्राइबल अलाउंस मिलेगा, कई जगह दिव्यांग का अलाउंस मिलेगा, तो इसके चलते अंतर आ जाएगा, लेकिन लगभग 38,707 रुपए उसको मिलेगा। इस हिसाब से साथी गणना कर सकते हैं। और जिसका वेतन इससे अधिक है, यानी जो 35,400 से ऊपर पहुंच चुका है, कुछ साथी ऐसे भी होंगे, तो उनको वही वेतन मिलता रहेगा, बस उसके जो एचआरए है उसमें अंतर आ जाएगा। तो ये है, तो इस हिसाब से वेतन की गणना की जा सकती है। विवेक जी, एक मेरा सवाल आपसे है कि आखिरकार जो आप लोग अभी इस पूरे प्रमोशन की प्रक्रिया को देख रहे हैं, आप उसमें किस तरह की विसंगति पा रहे हैं और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? और एक संगठन आपका भी है, सर्व शिक्षक संघ, तो एक संगठन के नेतृत्वकर्ता के तौर पर आप लोग इस पर क्या करेंगे आगे? कुछ इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के करने के कुछ विचार हैं क्या, या आप लोग कुछ करना चाहेंगे क्या? हाँ, कई चीजों को लेकर विसंगति नजर आ रही है। जैसे कई जगहों पर अभी हमको सुनने को मिला कि संविदा शिक्षक और शिक्षा गारंटी गुरुजी जो थे उनका जो मर्ज किया गया था पंचायत विभाग में, तो वो 1 मई 2005 की स्थिति में किया था। अब उसका आदेश हो सकता है किसी जनपद पंचायत ने पहले निकाल दिया, किसी ने बाद में निकाला, लेकिन शासन ने जब निर्णय लिया था तो 1 मई 2005 की तिथि तय की थी। तो कायदे से सबको उसी तारीख पर लेना है, लेकिन किसी ने पहले निकाल दिया है। तो अब जब वरिष्ठता सूची बना रहे हैं तो जिसका आदेश पहले निकल गया है, जिस जनपद पंचायत का, उसको ऊपर रख रहे हैं और जो बाद में निकला है उसको नीचे रख रहे हैं। ये गलत है, इसको सुधारना होगा। और इसके लिए जो शिक्षा गारंटी गुरुजी या संविदा वाले हैं वो दावा आपत्ति भी कर रहे थे। एक विसंगति ये नजर आई है। साथ ही क्या हुआ है कि सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का कई जगह पर छोड़ा जा रहा है। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का कोई अलग से सेटअप नहीं है। सहायक शिक्षक जब पंचायत में भर्ती हुए थे तो जिनकी पोस्टिंग जनपद पंचायत ने अपने स्तर पर हायर सेकेंडरी स्कूल में कर दिया था, उसको सहायक शिक्षक विज्ञान या सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का नाम दे दिया गया और उनको अभी प्रमोशन में कई जगह छोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। उनको लेना चाहिए क्योंकि उसके लिए कोई अलग से सेटअप नहीं था। और आप प्रमोशन जब देखेंगे भी, राजपत्र भी देखेंगे, तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का और कोई पोस्ट नहीं है प्रमोशन के लिए, तो वो इसी में आएंगे। और पहले भी हमने सूचना का अधिकार के तहत भी जानकारी मांगी थी। सहायक शिक्षक रेगुलर की भी अगर बात करें तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला लोग व्याख्याता तक पहुंचे हैं, उसकी कॉपी भी है मेरे पास और एकदम क्लियर है कि उनका प्रमोशन होना ही है, तो उसे इस सूची में शामिल करना होगा, वो छूटा हुआ है। और एक विसंगति और इस बात को लेकर नजर आ रही है कि अभी जो प्रमोशन निकलने वाला है वो चूंकि अलग अलग संभाग कर रहे हैं तो अलग अलग डेट पे निकाल सकते हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि किसी का मान लीजिए पहले निकल गया, किसी का बाद में निकला, और भविष्य में जब प्रमोशन होगा तो फिर से वही दिक्कत जाएगी कि जिसका पहले निकला है, जब एकीकृत सूची बनेगा राज्य में तो जिसका पहले बना है तो उसका प्रमोशन पहले माना जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, फिर से एक नई विसंगति का जन्म हो जाएगा। तो राज्य को यह करना होगा कि संभाग को निर्देश देना होगा कि सभी संभाग जो हैं इन पदों पर एक ही तारीख को नियुक्ति आदेश जारी करें, ताकि भविष्य में जब इन्हें मर्ज किया जाए तो उसके लिए एक अलग सिस्टम। देखिए क्या हुआ है कि विसंगतियां पहले से हैं। मेरिट क्रम जो बनाया गया था कई बार वहां पर गड़बड़ी हो गई है, अभी जो बनाया जा रहा है उसमें गड़बड़ी हो गई। अगर इन सब चीजों को नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय में स्कूल शिक्षा विभाग में हद से ज्यादा कोर्ट केस लगेंगे और दिक्कतें होंगी, क्योंकि प्रमोशन एक ऐसा चीज है, एक एक पद के लिए लड़ाई होगी। तो जो पुरानी विसंगतियां हैं जो पंचायत विभाग से थी उसको अभी सुधारा जा सकता है विभाग से। हाँ, हम क्या कर रहे हैं अपने स्तर पर, तो देखिए मैं बिना मीडिया में छपवाए जो भी चीजें मेरे संज्ञान में मेरे साथी ला रहे हैं उनको उच्च अधिकारियों को या जो संभाग के अधिकारी हैं उनको
लगातार अवगत करा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि ये समस्याएं जो है सुधर जाए। जैसे प्रयोगशाला का आया था, राजनांदगांव का जो मार्गदर्शन है वो मैंने अधिकारियों को भेजा है। ये एक साथ निकालने का जो है तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक साथ आदेश जारी किया जाए। तो जो जो चीजें आ रही हैं उनको लगातार अधिकारियों को अवगत कराया जा रहे हैं और पूरा कोशिश है कि विसंगति रहित ये चीजें हो, ताकि आने वाले समय में और जब प्रमोशन हो, क्योंकि इसी पद पर नहीं रुकना है, भविष्य में फिर भी तो प्रमोशन होना है। तो जब स्कूल शिक्षा विभाग में आदमी आ जाएगा और अगर अभी गड़बड़ी रहेगी और इस गड़बड़ी को नहीं सुधारा गया तो स्कूल शिक्षा विभाग को आगे जाकर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ये शिक्षक जो हैं, जो भी प्रमोशन पा रहे हैं, वो हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे शिक्षक का हित तो प्रभावित हो ही रहा है, जो विभाग है उसकी भी गुणवत्ता प्रभावित होगी, उसकी भी विश्वसनीयता जो है खतरे में आ जाएगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से अधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए, और जितना जल्दी विभाग इन सब चीजों को सुधार लेगा संज्ञान में लेकर, उतने कम कोर्ट केस होंगे। क्योंकि देखिए सत्येंद्र जी, क्या होगा कि प्रमोशन एक ऐसी चीज है जो बहुत लंबे समय बाद मिल रही है। अगर कोई वंचित होगा तो स्वाभाविक है कि वो न्यायालय की शरण में चला जाएगा, और उस कंडीशन में फिर स्टे लगने का भी डर रहता है। तो जितना भी है वो सुधार लिया जाए, ये हमारी कोशिश है। हम अपनी तरफ से बतौर संगठन ये काम कर रहे हैं कि लगातार हम उच्च अधिकारियों को हर छोटी छोटी चीजों से अवगत करा रहे हैं। हम मीडिया में इसको जानबूझ के नहीं ला रहे हैं। उसका कारण है हमारे ही साथी हैं, सब हमारे साथी हैं। जो प्रभावित हो रहे हैं वो भी, जिनको लाभ होगा वो भी, जिनको नुकसान होगा वो भी। लाभ नुकसान आदमी अपने नजरिए से देखता है, तो जो नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग हो, ये हमारी कोशिश है। शुक्रिया शुक्रिया विवेक जी। सवाल और भी काफ़ी सारे थे, लेकिन वक्त हमें आज इतनी ही देर की इजाज़त दे रहा है, और आगे हम कोशिश करेंगे कि कुछ सवाल अगर बच गए हैं तो उसे हम अगली कड़ी में लेने की कोशिश करेंगे। और पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया और आपने शिक्षक साथी के लिए इतना कुछ किया। इसके लिए न्यूज़ कट टू कट परिवार आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से हमारे शिक्षक साथियों की शंकाओं को दूर करते रहेंगे, शिक्षक हित में काम करेंगे और बेहतर करें, इसकी हम लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो आज बस दोस्तों इतना ही। न्यूज़ कट टू कट ने कोशिश की है, एक छोटी सी पहल थी हमारी। हो सकता है कई सारे आपके नाराज़गी भी हो कि आपके सवालों को शामिल नहीं कर पाए। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि या तो आप लोगों ने सही जरिया नहीं भेजा होगा, किससे जरिए, सभी जरिए से नहीं भेजा होगा हम तक सवाल, या फिर तय जो समय था, चूँकि हमारी टीम जो थी वो 5 बजे तक का समय तक का ही मैसेज देख पाई। उसके बाद अगर आपने भेजा होगा तो उसे हम लोग शामिल नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और भविष्य में ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक बार एक सेशन और, अगर विवेक सर हमें देंगे मौका तो हम उनका एक सेशन और लेंगे, और उस दौरान हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब मिल सके। तो फिलहाल इतना ही। न्यूज़ कट टू कट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका। आपने बेपनाह प्यार दिया है, इसके लिए आपका शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें, हमें बताएं कि क्या करना चाहिए, और आगे हम शिक्षकों से जुड़े हुए मुद्दे या फिर न्यूज़ कट टू कट और किस तरह के कवरेज करें। तो आपके सुझाव भी हमें मैसेज बॉक्स पर मिले। और सबसे खास बात यह कि आपका सहयोग चाहिए, आप हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें और लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। तो ज़रूर कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने नाते रिश्तेदार और अपने साथियों से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आवाज़, आपकी आवाज़, आम शिक्षकों की आवाज़ और लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।